हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू रेस्पायर क्लासेस। बेटा, अभी जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, यूनिट का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के बारे में बात की थी। बेटा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है, इसमें मैंने आपको एक होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन दिया था कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी टोटल लेंथ है एल और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है की। फिर मैंने आपसे कहा था इस स्प्रिंग को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से का लेंथ है L/6, दूसरे का L/3 और तीसरे का L/2। बेटा, जब तीन छोटे छोटे स्प्रिंग्स हमें मिले, ये देखो K1, K2 और K3 है इनका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैंने इनको ऐसे ही बेटा ऐड कर दिया था इस कॉम्बिनेशन में। और फाइनली इनके साथ एक मास हम अटैच करके रखा था। तो मैंने आपसे कहा था इस मास को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है ना बेटा, आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बता देता हूं यहाँ पर, तो आप ट्राई करना घर पे इसको फिर सॉल्व करने का। देखिए बेटा, मैंने आपको एक कंसेप्ट बोला था कि मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जो सुप्रीम कांस्टेंट होता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है ना। अब देखिए, इनिशियली हमारे पास लेंथ थी एल और स्प्रिंग कांस्टेंट था के। अब देखो बेटा, अगर मैंने लेंथ को कर दिया है L/6, ठीक है ना, तो इस रिलेशन के हिसाब से ये जो K1 है ये हो जाएगा 6 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी 6 टाइम्स के। अगर यहां पर लेंथ L/3 हुआ है, यानी 3 टाइम्स रिड्यूस हुआ है, तो इसका जो K होगा वो बेटा 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये 3K बन जाएगा। और ये K3 है, इसकी लेंथ हाफ हो गई है L से L/2, तो K3 कितना आएगा बेटा 2 टाइम्स K। अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे पास K1 का भी वैल्यू है, K2 का भी वैल्यू है और K3 का भी वैल्यू है। और इन तीनों को किस कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, सीधा सीधा नजर आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है। तो बेटा K इक्विवेलेंट क्या आएगा इनके लिए, इक्विवेलेंट सुप्रीम कांस्टेंट क्या आएगा, K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। और वो कितना हुआ बेटा, K इक्विवेलेंट आएगा कितना, 6 + 3 = 9 + 2 = 11K। Now we know time period is T is equal to 2 pi under root of m divided by K equivalent। और वो कितना आएगा, T is equal to 2 pi under root of mass is m, okay, mass m is here capital M, and K equivalent is 11K। This is the answer। बेटा, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व किया होगा। ठीक है ना। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। आपसे पूछा गया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m परफॉर्मिंग SHM इन द गिवन सिस्टम। बेटा, एक मास m दिया हुआ है, इसके साथ दो स्प्रिंग्स अटैच की हुई है ऐसे, और हमें बोला गया है कि इसका फ्रीक्वेंसी निकालो आप। ठीक है ना। अगर ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे तो इट विल परफॉर्म SHM, उस SHM की फ्रीक्वेंसी बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए। देखिए बेटा, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है T किसके बराबर होगा, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट। और बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट आएगा K1 + K2। तो यहां पर आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 K। ठीक है ना बेटे। तो ये आ गया आपके पास क्या, टाइम पीरियड। हमें पता है ये जो टाइम पीरियड है ये बराबर होता है 1 डिवाइड, ये देखिए बेटा, हमें जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना F, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी का क्या वैल्यू आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2K डिवाइडेड बाई m। ये आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें पूछ रहा है कि इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बताओ आप क्या होगा यहां पर। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, मैं इमेजिन करता हूं कि देखो, नॉर्मली अगर हमारे पास एक मास होता, नॉर्मली अगर मेरे पास एक मास होता और एक स्प्रिंग होता, तो बेटा टाइम पीरियड क्या होता उस केस में, टाइम पीरियड होता 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/K। और बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता, फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स होता 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ K/m।
बेटा यही होता कि नहीं, सीधी सीधी बात है, यही है। इसको मैं मान लेता हूं एफ नॉट, इसको मैं मान लेता हूं एफ नॉट। एफ नॉट क्यों मान लेता हूं सर, ये तब का फ्रीक्वेंसी है जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सुप्रिंग था, एक मास था, लेकिन अब यहां पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये किसके बराबर आएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर आएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ऐसे ही रहा बेटा। ये जो √2 है ना, इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम और मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा √2। अब आप देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी वाली बात है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, जब हमारे पास एक ही सुप्रिंग हो, एक ही मास हो। तो यहां पर ये जो हमारे पास ये नई फ्रीक्वेंसी आई, ये आ जाएगी हमें √2 टाइम्स इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ये रहा आपका आंसर। तो यहां पे चेक करते हैं, देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा √2f। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। यहां पर मैंने इनिशियल फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट से डिनोट किया, यहां पे इसने एफ से किया है, नो इश्यूज, बस वेरिएबल्स का फर्क है, अदरवाइज द आंसर इज √2 टाइम्स एफ नॉट, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया बेटा। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बट ये क्वेश्चन का रीजन मैंने यहां पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि इन्होंने आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। देखिए बेटा, देखिए यहां पर दो सुप्रिंग्स K1 K2 को यहां पर अटैच करके रखा है, यहां पर रूफ के साथ, ठीक है ना। फिर उनके साथ एक और स्टिक रखी है और उस स्टिक के साथ यहां पर एक और सुप्रिंग K2 लटक रही है। तो हमें बोला गया है कि क्या टोटल सुप्रिंग कांस्टेंट क्या, अच्छा हमें इक्विवेलेंट सुप्रिंग कांस्टेंट निकालना है इसका। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा, ये दोनों जो है ना K1 और ये K2, अब बताइए मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K1, ये भी K1 ये भी K1, इन दोनों की जगह में एक ही सुप्रिंग रखता हूं जिसका सुप्रिंग कांस्टेंट है 2 K1, और यहां पर बेटा K2, इसी के साथ एक और सुप्रिंग है K2, और नीचे यहां पर एक मास M अटैच है, तो ये सुप्रिंग कांस्टेंट है K2। अब हमें पूछा गया इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। ये सर दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आता, हमें पता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास दो सुप्रिंग हो तो इक्विवेलेंट आता है प्रोडक्ट बाय सम। तो ये आता 2 K1 K2, ये हो गया प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू, सम ऑफ द टू आता 2 K1 प्लस K2। बेटा ये सीधा सीधा इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये आंसर है क्या, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर तो नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। अब देखो ऑप्शन में ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है, दिस इज द एक्चुअल आंसर। तो ये कैसे आया, लेट्स सी बेटा, ये वाला आंसर कैसे आया, कुछ नहीं, बस इस आंसर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। देखिए बेटा, के इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, ये जो 2 K1 K2 है ना, ये यहां पर न्यूमरेटर है, तो मैं इसको यहां पे नीचे ला सकता हूं, कैसे, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 K1 डिवाइडेड बाई 2 K1 K2 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2 K1 K2। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, ये जो न्यूमरेटर यहां पर है ना, इसको डिनोमिनेटर में लाया, यहां से डिवाइड कर दिया, इसको यहां पर प्लस है दोनों टर्म्स के बीच में, तो इनको अलग अलग से दे दिया, ये बस सीधा सीधा। यहां पर 2 K1 कैंसिल, यहां पर K2 और K2 कैंसिल, तो हमारे पास जो K इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस ये क्या आएगा बेटा, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 2 K1। देखिए बेटा, यहां पर इसका पावर तो है +1, अब अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लूंगा तो ये +1 कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई K2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 K1 टू द पावर ऑफ -1, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है ना बेटा, प्रॉब्लम तो एज सच ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने आंसर को थोड़ा ट्विस्ट किया है, तो इसकी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन यहां पर दिखा दिया। ठीक है ना, चलिए बेटा नेक्स्ट। अब बेटा ये देखो ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो 5 मिनट के लिए पॉज करें और एक ट्राई दे इस क्वेश्चन को, कि आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। ठीक है ना,
चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन है एक फोर्स, हमें गिवन है एफ बराबर है -10x + 2। इतने न्यूटन का फोर्स बेटा लग रहा है एक मास पर, और ये जो मास है हमारे पास, ये जो m है कितना है बेटा 0.1 kg, 0.1 kg। ठीक है, ये बात भी। उसके बाद कह रहा है इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x = 2, यानी ये हमें बोल रहा है कि इनिशियली ये कहां से रिलीज हुआ है, x = 2 से, t = 0 पर। इनिशियली का मतलब ही होता है t = 0। तो फिर हमसे पूछ रहा है आप हमें बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, और इस इक्वेशन क्या होगी इस मोशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे, धीरे धीरे ना एक एक स्टेप करके ये सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमें गिवन है फोर्स = -10x + 2। देखिए क्या मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा F = बेटा इस -10 को मैं कॉमन लूंगा, यहां पे बचेगा x। बताइए यहां क्या बचा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा बेटा 2/10। अगर आप देखो इस 10 को मल्टीप्लाई करो तो फिर से -10x, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 कैंसिल, 2 वापस आ गया ये। अब देखिए बेटा यहां पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, F = -10x - 1/5, है ना, 2/10 इज 1/5। और यहां पर मैं ये देखिए यहां पर मैं इसको लिखूंगा एज F = -k × y। क्या लिखा मैंने, F = -k × y, वायर y क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, y के बदले लिख रहा हूं मैं x - 1/5। ठीक है ना, x - 1/5। तो मैंने ये इक्वेशन क्यों बनाई, मैंने ये इक्वेशन इसलिए बनाई क्योंकि देखिए हमें पता है कि इन केस ऑफ SHM ये जो फोर्स है ये बराबर होता है -k × डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम x रिप्रेजेंट करते थे। बेटा ये y भी तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है, बस थोड़ा सा पैरामीटर अलग से दिखा के। तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम यहां इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे यहां के साथ, आप देखो फोर्स = -k - 10 × x × x। ठीक है ना, ये सारी टर्म को आप यहां पे बेटा ये जो ये वैल्यू y है ये कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ये जो k है इसका वैल्यू है 10। k का वैल्यू यहां पे मुझे कितना आया, 10 आया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। मैंने इस x - 1/5 की जगह y रिप्रेजेंट किया, इक्वेशन बन गई F = -ky। हमारे पास इक्वेशन होती है F = -kx। ठीक है ना, x है y है कोई इशू नहीं, हम इसको बाद में मैनेज कर लेंगे। तो यहां पर इसको इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे k का वैल्यू आया 10। सर k के वैल्यू से क्या, देखिए k के वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, वी नो दैट ओमेगा = √k/m। याद है ना बेटा, ओमेगा होता है √k/m। k का वैल्यू आया 10, और इस मास तो हमें गिवन है 0.1, तो यहां से बेटा ओमेगा कितना मिलेगा मुझे, ओमेगा मिलेगा √k कितना है 10, और मास कितना है 0.1। बेटा ये तो √100 मिल गया, यानी यहां से ओमेगा का वैल्यू आएगा 10 रेडियन/सेकंड। ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया, मान लो दिस इज एज गुड एज कि हमें टाइम पीरियड का वैल्यू मिल गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड बराबर होता है 2π / ओमेगा। तो t कितना आया, ये आएगा 2π डिवाइडेड बाई, और ओमेगा कितना आया बेटा 10 रेडियन/सेकंड। तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा π / 5 सेकेंड्स। ये रहा आपका आंसर। तो पहला पार्ट डन, ये जो एम्पलीट्यूड हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है ना। अब दूसरी बात, अच्छा सॉरी टाइम पीरियड मिल गया नॉट एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अभी बचा एम्पलीट्यूड, अभी बचा एम्पलीट्यूड। देखिए बेटा हमारे पास इक्वेशन होती है एसएचएम में F = -kx। ठीक है ना, और ये जो x है ये होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इस डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड होगा। ये देखिए अगर एक पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा है और ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन होता है x = 0 और ये होता है एम्पलीट्यूड। अगर मैं कहूं पार्टिकल अभी अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो वो तो एम्पलीट्यूड होगा। यानी अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए
एम्पलीट्यूड जो है मेरे पास, ये जो इक्वेशन है इसमें y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही होगा क्या, एम्पलीट्यूड। और हमारे पास बेटा y क्या है, y है हमारे पास x माइनस 1/5 और इसका हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एक सबसे बड़ा, ठीक है ना, हमें साइन के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि ये जो एम्पलीट्यूड a है ये किसके बराबर है, x माइनस 1/5 और हमें x की वैल्यू दी गई है कि कहां से x कहां तक शिफ्ट हुआ है, तो x इज इक्वल टू -2 से शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -2 से एंड तक। तो यहां पर हम लिखेंगे x की जगह -2 और -1/5 और इसका मॉड्यूलस अब देखो 5 2 are 10 -10 -1 इज -11/5 और ये बन जाएगा 11/5। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है बेटा, एम्पलीट्यूड उसका वैल्यू कितना आया, 11/5। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए बेटा एम्पलीट्यूड भी हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, अब पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक कंडीशन चाहिए होंगी। देखिए बेसिक कंडीशन क्या है, कह रहा है इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू -2। बेटा आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे मुझसे कि सर यहां पर x का वैल्यू मैं -2 क्यों ले रहा हूं मैक्सिमम के लिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब एक पार्टिकल SHM करता है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो कहां पर होती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसकी वेलोसिटी एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जीरो हो जाती है एंड पोजीशन पर, ठीक है ना बेटा। इसीलिए मैंने यहां पर ये जो x है ना, ये ऑलरेडी इसका एक पॉइंट होगा जहां से हमने इसको छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू x इज इक्वल टू -2 इसलिए यूज किया क्योंकि एम्पलीट्यूड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम उसी पॉइंट का वैल्यू यूज करेंगे जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। ये कह रहा है ना इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। चलिए ये बात भी हो गई। अब हमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए हमें पता है कि अभी हम इन टर्म्स ऑफ y बात कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाई थी अभी वो आया था f इज इक्वल टू कितना, f इज इक्वल टू -10, बेटा कितना आया था वो, f इज इक्वल टू -10 x माइनस 1/5 है ना। तो ये बन गया था f इज इक्वल टू -10y। इसी से हमने आगे सारा कैलकुलेट किया था। तो इक्वेशन क्या होगी इस पार्टिकल की, वो होगी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये तो इक्वेशन होती है किसी पार्टिकल की SHM की, है ना। अब मुझे बताओ एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे क्या है जरा देखते हैं बेटा। इस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x माइनस 1/5। x माइनस 1/5 किसके बराबर होगा बेटा, एम्पलीट्यूड कितना आया था, एम्पलीट्यूड आया था 11/5। साइन ऑफ बेटा t इक्वल टू 0 पे ओमेगा t तो 0 बन गया, ये बन गया साइन ऑफ 5। और बेटा व्हेन t इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन है x का वैल्यू है -2 तो ये बन गया -2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 11/5 साइन ऑफ 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा -11/5 इज इक्वल टू 11/5 साइन ऑफ 5। यहां से 11/5 और 11/5 कैंसिल, साइन ऑफ 5 का वैल्यू आया -1, इसका मतलब साइन 5 कब -1 होता है बेटा, ये देखो साइन का ग्राफ ये रहा, इस पॉइंट पे साइन का वैल्यू -1 होता है, यानी ये होगा 3π/2 पे। तो यहां पर 5 का वैल्यू कितना मिला हमें, 3π/2 यानी 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर साइन का वैल्यू -1 होता है। ठीक है बेटा, हमें 5 का वैल्यू भी मिल गया, हमें 5 का वैल्यू भी मिल गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो बेटा ये जो y है ना, y को मैं लिख दूं x माइनस 1/5 क्योंकि मुझे फाइनल आंसर तो x में ही चाहिए, y तो मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया था। x माइनस 1/5 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a। बेटा a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास, एम्पलीट्यूड है 11/5। तो ये आ गया x माइनस 1/5 दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कितना है बेटा 3π/2, 3π/2, ठीक है ना। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 5x
5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। बेटा ये 5 और ये 5 कैंसिल, यहां पे मिलेगा हमें 11। ये बन गया साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a प्लस बी होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना बेटा? ये मिला हमें 5x माइनस 1, किसके बराबर मिला हमें ये बेटा? 11। आ जाइए यहां पर, हमें देखते हैं ये cos ऑफ 3π/2 का क्या वैल्यू होता है। ये देखिए बेटा, ये है cos का ग्राफ, ये हो गया π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 0 आ गया। साइन के 3, cos के 3π/2 का वैल्यू 0, यानी ये पूरा पार्ट कैंसिल। बचा क्या वहां पर? बचा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ 3π/2। जरा साइन 3π/2 देखते हैं। ये देखो बेटा, ये रहा π/2 यहां तक, ये रहा दूसरा π/2, ये रहा तीसरा π/2। तो साइन के 3π/2 का वैल्यू होता है -1। तो यहां पर बेटा ये माइनस आ गया और कुछ नहीं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। चलिए अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको, ये बनेगा 5x, ये -1 है, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 1 माइनस 11 cos ओमेगा टी। ठीक है ना? 5 को डिवाइड कर दो तो हमें मिल गया लास्ट में x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 11/5 cos ऑफ ओमेगा टी। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट था इसमें। आई होप आप समझ गए होंगे ये पूरी तरह से। ठीक है ना? चलिए चलिए बेटा, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने प्रैक्टिस। तो आज के मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा। मेन टॉपिक है आज का एंगुलर एसएचएम। ठीक है ना? इस एंगुलर एसएचएम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, ये देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, और इस सर्कुलर पाथ पे बेटा देखो, ये इसका मीन पोजीशन होगा। क्यों मीन पोजीशन होगा? मैंने आपसे कहा था मीन पोजीशन पे नेट फोर्स होता है 0। अगर एक छोटी सी बॉल को रखूंगा मैं यहां नीचे, बेटा वो स्टेबली वहीं पे रुकेगा, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जो मैंने बॉल रखा हुआ है, मान लो उस बॉल को मैं यहां पे रख लेता हूं अभी, तो क्या होगा बेटा? इस बॉल पे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये बॉल धीरे 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 ऐसे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आएगा, यहां से ओवरशूट करेगा, फिर यहां पे पहुंच जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन परफॉर्मिंग दीज ऑसिलेशंस। और बेटा अगर ये पाथ जो है, अगर ये फ्रिक्शनलेस पाथ हुआ तो क्या होगा? इट कैन परफॉर्म एसएचएम ऑल्सो। कब एसएचएम परफॉर्म करेगा? ये तब एसएचएम परफॉर्म करेगा जब ये डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। जस्ट ए सेकेंड। चलिए अब देखो बेटा, यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये पार्टिकल इस कर्व्ड पाथ पे आ रहा है, देखो मैंने पार्टिकल को यहां से इधर तक डिस्प्लेस किया। अगर मैं इसको छोड़ दूं, अब देखो बेटा, मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, ऐसे मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर अब मैं इसको यहां पर छोड़ दूं तो ये वापस आ जाएगा मीन पोजीशन की तरफ। मींस इस पे जो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो वापस ला रहा है इसको। लेकिन सर यहां तो कर्व्ड पाथ है, तो रेस्टोरिंग फोर्स के बदले रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। सीधी सी बात है बेटा। तो यहां पर इस पार्टिकल पे जो रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा, वो क्या होगा बेटा? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। यानी ये डिस्प्लेस तो मैंने इधर की तरफ किया था, आप देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया था, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ला रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए टॉर्क रेस्टोरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो इससे इसका क्या मतलब? देखिए बेटा, इससे क्या होता है? इससे ये हुआ कि आपके पास जो टॉर्क रेस्टोरिंग है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो टॉर्क रेस्टोरिंग है, इट इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट c टाइम्स थीटा। ठीक है ना बेटा? जैसे हमने देखा था फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, वैसे ये टॉर्क जो है ना, ये बराबर होता है I इंटू अल्फा, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और I अल्फा किसके बराबर आया? माइनस ऑफ c इंटू थीटा। बेटा देखिए, अल्फा किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ
c डिवाइडेड बाई i इंटू थीटा। ठीक है ना बेटा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख दूं d टू थीटा, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, d टू dt स्क्वायर। बेटा ये माइनस को इधर ले आओ, ये बन जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाय i इंटू थीटा इक्वल टू 0। बेटे अगर आपको याद हो तो ये जो इक्वेशन बनी यहां पर, ये जो यहां पर ये इक्वेशन बनी बेटा, ये हमने लीनियर एसएचएम के लिए भी ऐसी ही एक इक्वेशन बनाई थी और बाद में हमने उस इक्वेशन को सॉल्व भी किया था। ठीक है ना। अगर आपको याद हो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया था, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया था x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ठीक है ना, ये भी तो वही है, बस थोड़ा पैरामीटर अलग दिखाए गए हैं। तो यहां पर जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू, यानी एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू, यहां पर था बेटा लीनियर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। थीटा नॉट मतलब बेटा ये यहां पर एम्पलीट्यूड, ये यहां पर एंगुलर एम्पलीट्यूड। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बेटा बन गई इक्वेशन किसकी, एंगुलर एसएचएम में। ये बन गई बेटा एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन। चलिए, अगर ये इक्वेशन है एंगुलर एसएचएम की, ठीक है ना, तो क्या मैं इससे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा। एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिनोट करूंगा इससे, ऐसे सिग्मा से। ठीक है ना। अब देखो ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये तो बराबर होता है डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है ना, पोजीशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। बेटा मैंने यहाँ पे ओमेगा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये किसका जरा सॉल्व करो इसको बेटा, ये बन जाएगा थीटा नॉट ओमेगा, बेटा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है ना। अब मुझे बता बेटा, ये जो मैंने यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखाई, ये बेटा मैक्सिमम कब होगा? हाँ सेम कंडीशन सर, जब ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम होगा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा थीटा 0 ओमेगा। बेटा लीनियर के केस में मैक्सिमम कितना आया था, ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, यहां पर बैठो थीटा इंटू ओमेगा, सिमिलर चीज है ना। अब बता बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, आप कहोगे सर यहां पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा वो कितना होगा, आप कहोगे सर इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस तो माइनस साइन आएगा, तो इसको बाहर रखो, थीटा नॉट ओमेगा ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो ये आ गया बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और बेटा इस ओमेगा टी का इंटरनल डिफरेंशिएशन तो ओमेगा फिर से बाहर, ये बन गया। अच्छा इस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कहूं, आप कहोगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो कितना होता है 1 होता है। तो ये बन जाएगा यहां पर मैग्नीट्यूड थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया अल्फा का। ठीक है ना बेटा, लीनियर के केस में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई थी, एक तो ये वैल्यू आया, एक तो ये वैल्यू आया, ठीक है ना, एक तो ये वैल्यूज आए। चलिए डन, ठीक है ना। ठीक है बेटे, तो ये मुझे बस आपको एंगुलर एसएचएम के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देना था। हालांकि हम ये चीजें डिटेल के साथ डिराइव कर चुके हैं लीनियर एसएचएम के केस में, तो यहां पर बस हम एनालॉजी बना रहे थे लीनियर और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में। चलो चलिए बेटा, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, वो है सिंपल पेंडुलम। चलिए देखते हैं क्या होता है ये सिंपल पेंडुलम। चलो देखिए, चलिए बेटा यहां पर एक रस्सी के सहारे मैंने एक छोटे से मास को लटका के रखा है, ठीक है ना।
हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये जो मैंने ये धागा लटका के रखा है इसमें खुद का अभी मास कुछ नहीं है, ठीक है ना, मासलेस स्ट्रिंग है ये। और ये जो ये यहां पर ये मैंने बॉल जैसा बनाया है ये मास, मान लो इसका वजन है स्मॉल m। बेटा इस स्मॉल m वाला जो ये बॉब है ना, इसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए। डेंसिटी हाई होने से क्या होगा सर? डेंसिटी हाई होने से इसका छोटा सा भी टुकड़ा बहुत हैवी होगा। हमें पता है ना, जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो मास, तो क्या कहते हैं उसको, हैवी होता है वो सबस्टेंस। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो छोटे से सबस्टेंस का मास भी बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा मास होना चाहिए कि ये जो ये स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन बरकरार है, ये स्लैग ना हो, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, ये छोटा इसलिए हो, जब मैं इसको शिफ्ट करके छोड़ू ना तो इसमें एयर रेजिस्टेंस का जो ड्रैग आएगा ना वो मिनिमल होना चाहिए। बेटा वी एज्यूम हियर कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना। हम जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा और ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करेगा, हम एज्यूम करते हैं कि इसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। और वो कब कंजर्व होगी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होगी बेटा यहां पर जो हिंज है ना, वो हिंज भी कोई इसको रेजिस्टेंस नहीं देना चाहिए, और ये जो हवा का ड्रैग है ना वो भी कोई रेजिस्टेंस नहीं देना चाहिए। हम आइडियल केसेस मान रहे हैं यहां पर, ठीक है ना बेटे। अब देखिए, इस मास को मैंने यहां पकड़ा और इसको मैंने फ्लिक करके यहां तक छोड़ भेज दिया। यहां तक भेजने का मतलब, अब ये देखो इस सर्कुलर पाथ पर या ऐसे आ जाएगा। अब ये बॉब यहां पर पहुंच गया, अब ये बॉब बेटा यहां तक पहुंच गया। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस बॉब के साथ अब होगा क्या? आप कहोगे सर ये जो बॉब है ये फिर से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, यहां ओवरशूट करके यहां जाएगा एंड इट विल कीप ऑन डूइंग मोशन लाइक दिस ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। यहां से यहां, यहां से यहां। जरा देखते हैं बेटा, अगर इसकी लेंथ है L, ठीक है ना, तो ये भी तो लेंथ L ही होगा। मैं आपसे चाहता हूं मुझे बताओ इस पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं। आप कहोगे सर इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स mg, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं मुझे बता बेटा इस मास m पे टॉर्क कैसा लग रहा है, तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क है इस पे वो कहां लग रहा है? आप कहोगे सर इस पे जो ये mg है, इस mg की वजह से इस पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है। और वो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा? वो होगा mg फोर्स डाउनवर्ड। और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये देखो बेटा, अगर ये L है ना, और यहां पर मान लो ये थीटा है इसके बीच में, अगर ये L है, ये L कॉस थीटा, और ये बेटा बन जाएगा L साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा? L साइन ऑफ थीटा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क ऑन दिस m विल बी mg डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाइड बाय दिस L साइन थीटा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, टॉर्क RES यानी रेस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगा? आप कहोगे mg इंटू L साइन ऑफ थीटा, mg इंटू L साइन ऑफ थीटा। अब एक और बात सुनिए बेटा, क्या सर अगर मैं इस मास को इतना 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री शिफ्ट कर दूं और छोड़ दूं, सर क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा। सर फिर कब करेगा एसएचएम ये परफॉर्म? बेटा ये एसएचएम तब परफॉर्म करेगा, ये एसएचएम तब परफॉर्म करेगा जब हम इसको बहुत ही छोटे से एंगल से डिस्प्लेस करेंगे। यानी इतना मान लो, इससे भी कम, छोटा सा थीटा यहां पर होना चाहिए, तब जाके ये इस पे क्या करेगा बेटा? तब जाके ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। यानी हमारे पास यहां पर केस है कि हम कहेंगे कि दिस मास m will perform SHM only if थीटा इज स्मॉल, ओनली इफ थीटा इज स्मॉल। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, सिर्फ थीटा स्मॉल होने पे ये क्यों एसएचएम करेगा? अभी बताता हूं बेटा। जब थीटा स्मॉल होगा वी कैन राइट दैट जो साइन थीटा होगा वो लगभग थीटा के बराबर होगा। कब? जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज लगभग थीटा। तो यहां पर हमें मिलेगा बेटा जो टॉर्क रेस्टोरिंग है, टॉर्क रेस्टोरिंग हमें क्या मिला? हमें मिला mgl इंटू थीटा। सर इससे क्या? इससे हमें बेटा पता चला कि जो टॉर्क रेस्टोरिंग है इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यही तो कंडीशन 1 थी एसएचएम की, यही तो कंडीशन 1 थी एसएचएम की।
कंडीशन वन क्या थी एसएचएम की बेटा, कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। ऑब्वियसली माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, यहां पर भी माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखो बॉडी को इधर भेजा तो वो उसको वापस ले आएगा, तो एसएचएम तो प्रूफ हो गया। तो ये पार्टिकल कब एसएचएम करेगा, जब ये थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। ठीक है ना, ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ये जो टॉर्क है, मैंने आपको इससे पहले बताया, ये टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा, वायर आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये किसके बराबर हमें मिला, एम जी एल थीटा, एम जी एल थीटा। ठीक है ना बेटा। और इस केस में बेटा इस मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, रोटेशन में मैं आपको डिटेल के साथ ये बातें बताऊंगा, लेकिन यहां पे आप याद रखो, अभी यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम एल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, अल्फा किसके बराबर आएगा, अल्फा आएगा बराबर एम जी एल थीटा, एम जी एल थीटा डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कट होगा, यहां पर क्या कट होगा बेटे, देखिए यहां पर मास और मास कट, यहां पर एक एल और एक एल कट। तो वापस आते हैं, हमें मिला ये जो अल्फा है ना, अल्फा हमें मिला जी डिवाइडेड बाय एल इंटू थीटा, जी डिवाइडेड बाय एल इंटू, और हमें पता है लास्ट स्लाइड में अगर आपको याद होगा, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। किसके बराबर हुआ, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब यहां पे कंपेयर करो, कंपेयर करो बेटा इन दो चीजों को, इन दो चीजों को कंपेयर करो, तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल। अगर आपको मिला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एल, तो ओमेगा किसके बराबर मिलेगा, ओमेगा मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी बाई एल, ओमेगा मिला अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। चलिए बेटा यहां कंक्लूड करेंगे इसको। ओमेगा खुद तो बराबर होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी किसके बराबर मिला हमें, अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाई एल। अब टाइम पीरियड कितना आएगा यहां पर, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, एंड दिस इज योर इक्वेशन फॉर, दिस इज योर इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज योर इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है ना, अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सारी चीजें यहां पर हो रही है। चलिए इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है आपको। क्वेश्चन तो छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दूंगा। बेटा ये जो परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन है ना, ये हर जगह फिजिक्स में हर यूनिट में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप सीख लोगे तो आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आपसे कहीं भी पूछा गया हो कि हमें बताइए परसेंटेज चेंज के बारे में, परसेंटेज चेंज कितना हुआ, एक बार मैं बता के रखता हूं, परसेंटेज चेंज होता है बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। ये यहां पर फाइनल एफ माइनस इनिशियल आई डिवाइडेड बाय आई इंटू 100 इसको आप बेटा याद रखोगे, ये होता है परसेंटेज चेंज। चलिए अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात करूं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात करूं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, बेटा ये जो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पे कैपिटल एफ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल है विदाउट दिस मल्टीप्लिकेशन बाय 100, बेटा इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज, वी कॉल इट फ्रैक्शनल चेंज, वी कॉल इट फ्रैक्शनल चेंज। चलिए यहां पे आते हैं, कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। बेटा देखिए इनिशियली जो लेंथ थी ना, जरा मुझे बताइए T1 कितना होता, टाइम पीरियड 1, आप कहते T1 होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ होता है L डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज G, ये होता है इनिशियल वैल्यू। अब बोल रहे बेटा लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, तो मैं लिखूंगा T2, T2 कितना आएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, देखिए बेटा अगर इनिशियली लेंथ था L, अब 21% से इंक्रीज हुआ है, मींस प्लस 21% ऑफ L, यही तो हुआ है। ये क्या बनेगा, L कॉमन ले लो, L आ जाएगा 1 प्लस बेटा 21% हुआ 21 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा L इंटू
ये बनेगा 1.21 L। ठीक है ना, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 1.21 L डिवाइडेड बाई G। चलिए अब देखो, ये जो 1.21 है ना, आपको मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास है अंडर रूट 1.21, इसको मैं अंडर रूट 121 बाई अंडर रूट 100 लिख दूं, फिर से आ जाएगा 1.21। बता बेटा अंडर रूट 121 कितना होता है? ये तो होगा 11, अंडर रूट 100 कितना होगा 10, तो इसका वैल्यू आ गया 1.1। तो यहां पर अंडर रूट 121 का वैल्यू कितना मिला हमें बेटा? ये आ गया, देखो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G, और ये जो अंडर रूट 121 है इसका वैल्यू आया 1.1। और अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है, 2 पाई अंडर रूट L बाई G, इट इज T1। तो हमें T2 कितना मिला? 1.1 टाइम्स T1, ये बेटा हमें वैल्यू मिला। तो हमें फाइनल वैल्यू भी पता है, अब इनिशियल वैल्यू भी पता है। अब देखिए बेटा, हमें फाइनल वैल्यू भी पता है और इनिशियल वैल्यू भी पता है। अगर हमें दोनों वैल्यूज पता है तो बताओ बेटा परसेंटेज चेंज कितना होगा? परसेंटेज चेंज कितना होगा? आप कहोगे सर परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना आ गया बेटा? 1.1 टी, 1.1 टी माइनस इनिशियल क्या है? इनिशियल तो है T1, सॉरी इनिशियल तो है T1 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्या है? T1 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज बोला गया ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको जरा सॉल्व करो। 1.1, इसमें से बेटा T1 कॉमन ले लो, T1 और T1 कैंसिल, 1.1 में से 1 निकलेगा तो ये आ गया 0.1 इंटू 100%। ठीक है ना, तो ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 10%। तो परसेंटेज चेंज कितना मिला हमें? 10%। ठीक है ना बेटा, इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड, बस ये चीज आपको मैं बताना चाह रहा था कि परसेंटेज चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्यों। यहां पर पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ ए सिंबल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 1%। यानी अगर इनिशियली लेंथ था ना बेटा L, अब इसको इंक्रीज किया गया है 1% से, यानी अब L प्लस 1/100, तो 0.01 से इंक्रीज किया हुआ है। L प्लस 0.01 कह रहा है अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था G, ये G अब डिक्रीज हुआ है बाय 2%, यानी अगर ये G था ये माइनस हुआ है 0.02। ठीक है ना, हमें क्या पता है बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। L 1% से बड़ा है और G 2% से डिक्रीज हुआ है, और हमें पूछा जा रहा है कि हमें बताओ परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है ना, जरा देखते हैं बेटा इनिशियल वैल्यू क्या होता? इनिशियल वैल्यू होता टाइम पीरियड का T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G, यही होता कि नहीं? अच्छा, जो सेकंड वैल्यू था वो क्या होता बेटा? वो होता T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा लेंथ के साथ क्या हुआ? लेंथ जो है ना वो इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 0.01, यानी 1% से। 1% होता है ना बेटा 1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना बनेगा? 0.01 ही तो बनेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा 1 प्लस 0.01 इंटू L, और ये जो G है ना बेटा, ये G तो डिक्रीज हुआ है, इस G को कॉमन ले लो, ये बनेगा 1 माइनस 0.02 G। ठीक है ना बेटा, अब देखो ये मिलेगा मुझे T2 इज इक्वल टू 2 पाई, देखो बेटा अंडर रूट L बाई G को इसके साथ रखो, अंडर रूट ऑफ L बाई G, और बाहर रखो एक और रूट में, ऐसे 1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.02, रूट के बदले में लिख रहा हूं टू द पावर ऑफ 1/2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा ये मुझे बताओ ये क्या है यहां पर? ये तो T1 है, ये तो T1 है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूं कि ये जो T2 है, T2 किसके बराबर होगा बेटा? ये बराबर होगा T1 इंटू दिस। आप देखो बेटा इसको मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 1 प्लस 0.01 टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.02 टू द पावर ऑफ 1/2।
बेटा ग्रेविटेशन में मैंने आपको एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया था, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन था कि अगर हमारे पास ऐसा हो 1 plus a to the power of alpha, sorry, not necessary, this could be 1 here, it could be suppose x plus n to the power of alpha। अगर हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म हो x प्लस एन टू द पावर अल्फा, और ये जो बेटा n वाली टर्म है, ये जो n है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू दिस x, तब जाके ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं। और इस केस में हम बेटा इसका वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस अल्फा टाइम्स n, यानी x को सीधा सीधा लिख दो, इस अल्फा को नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। अब यहां पर देखो बेटा, हमारे पास है 1 प्लस 0.01 टू द पावर ऑफ समथिंग। देखिए बेटा ये 0.01 जो है ये 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है और कुछ पावर में भी है, तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, यहां पर मैं लिख दूं 1 प्लस 0.01 टू द पावर ऑफ 1/2, और ये जो 1 माइनस 0.02 है 1 माइनस 0.02 टू द पावर ऑफ 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 1/2 बनेगा। अब देखो बेटा इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/2 से, तो आपको मिल गया 0.01 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटा, यहां पर 1, देखो ये पावर नीचे आएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया 0.02 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अब देखिए फाइनली बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, 1 इंटू 1 होगा 1, देखो 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू दिस इट विल बी प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद यहां पे करो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2, और बेटा ये क्या होगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इस टर्म को इग्नोर कर सकता हूं। क्यों इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि देखो ये बहुत ही छोटा है बेटा, बहुत ही छोटा है ये होगा 2 डिवाइडेड बाई लगभग लगभग 2, ये 4, ये तो ये बन जाएगा 20,000 से 2 को डिवाइड कर दो, तो इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट ही करूंगा। तो ये क्या बनेगा, ये आ गया 1 प्लस यहां पे क्या मिलेगा 0.01 प्लस यहां पे क्या मिलेगा 0.005, ये हमें मिला। बेटा इसको पूरे को सम करो, ये क्या बनेगा, इन तीनों को सम करो, इन दोनों का सम तो आएगा 1.01 और ऐड करो ये 0.005, तो क्या मिला आपको, ये देखिए फाइनली आपको क्या सॉल्यूशन मिला 1.015, तो हमें यहां पर मिला 1.015, तो T2 किसके बराबर आया 1.015 इंटू T1। ठीक है ना। चलिए अब बताइए बेटा परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल तो ये आ गया 1.015 T1, फाइनल माइनस इनिशियल तो है T1 डिवाइडेड बाय इनिशियल T1 और मल्टीप्लाइड बाय है 100। ठीक है ना। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज चेंज क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज चेंज मिलेगा यहां से T1 को कॉमन, T1 के साथ कैंसिल, 1.015 माइनस 1 इट विल बी 0.015 इंटू 100%, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ गया 1.5%, 1.5%, वो भी पॉजिटिव। परसेंटेज चेंज बेटा अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमने लेंथ को 1% से इंक्रीज किया और जी को 2% से डिक्रीज किया तो हमें 1.5% का इंक्रीज मिल जाएगा टाइम पीरियड में, जो कि यहां पर हमें आंसर मिला। लेकिन सर इतना बड़ा मेथड हर बार करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसमें तो 5-6 मिनट लग जाएंगे। तो बेटा इसके लिए भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशन कैसे इसके पास, मैं दिखाता हूं मैं बताता हूं बेटा इसमें सॉल्यूशन क्या है। देखिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा होगा तो ये टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी है, बिल्कुल सही। इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा, t इज इक्वल टू 2 पाई, बेटा ये अंडर रूट l है ना, इसको मैं लिखूंगा l पावर 1/2, अंडर रूट g है ना, इसको मैं लिखूंगा g टू द पावर ऑफ -1/2। आप एक बार देखिए मैंने सही लिखा कि गलत।
अब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा बेटा लॉन ऑफ टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ 2 पाई प्लस लॉन ऑफ एल पावर हाफ प्लस लॉन ऑफ जी पावर माइनस हाफ। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या बन रहा है यहां पर, लॉन ऑफ टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ 2 पाई प्लस बेटा लॉन ऑफ ए टू द पावर बी होता है बी लॉन ए, तो ये बन जाएगा 1/2 लॉन ऑफ एल, यहां पे बन जाएगा -1/2 लॉन ऑफ जी। अब क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दो। बेटा लॉन लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/t आता है, तो लॉन ऑफ t का डिफरेंशिएशन आएगा 1/t dt। बेटा ये 2 पाई तो कांस्टेंट है और लॉन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा, ये तो 0 बन जाएगा, इसको इग्नोर कर दो। यहां पर 1/2 ऐसे ही रहेगा। बेटा लॉन ऑफ l का डिफरेंशिएशन क्या, 1/l विद रेस्पेक्ट टू dl। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1/l, 1/2 का ऐसे रखो। लॉन ऑफ g का क्या आएगा बेटा, 1/g dg, 1/g dg। देखिए लास्ट स्टेप में एक बार फिर से आते हैं। ये देखिए मैंने आपको बोला था परसेंटेज चेंज बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ये देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बेटा जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वही तो चेंज होता है, वही तो चेंज होगा। अब आप वापस आ जाइए यहां पर, फाइनल माइनस इनिशियल को याद रखना, चेंज होता है। ये देखिए यहां पर dt है, dt मतलब क्या हुआ, dt मतलब हुआ स्मॉल चेंज, हम तो वही बात कर रहे थे। dt मतलब हुआ स्मॉल चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t इनिशियल। बेटा इसका मतलब ये जो यहां पर आया ना, ये जो यहां पर आया ना, ये dt डिवाइडेड बाय t, this is final minus initial divided by initial, it is actually fractional change in time period। ये है fractional change in time period, यहां पर है fractional change in length, और ये है fractional change in acceleration due to gravity। बेटा fractional change को percentage change में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके। चलिए बेटा यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आपको मिल जाएगा dt डिवाइडेड बाई t इंटू 100। किसके बराबर मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा हाफ ऑफ dl डिवाइडेड बाई l इंटू 100 माइनस हाफ ऑफ dg डिवाइडेड बाई g इंटू 100। और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू half of percentage change in length minus half of percentage change in acceleration due to gravity, and we got this formula। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे काम ये बहुत ही आसान कर देगा। देखो कैसे, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ना बेटा, उस पिछले क्वेश्चन में हमें बताया गया था ये जो L है ना, ये L ये इंक्रीज हुआ है 1% से, ये इंक्रीज हुआ है 1% से, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये 2% से डिक्रीज हुआ था, और जी डिक्रीज हुआ था 2% से। और जब हमने इसको सॉल्व किया था हमें आंसर आया था कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कितना आएगा, 1.5%। जरा यहां चेक करेंगे, जरा बताओ बेटा परसेंटेज चेंज इन टाइम कितना आएगा। आप कहोगे 1/2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना है बेटा, 1% माइनस 1/2 टाइम्स बेटा परसेंटेज चेंज इन जी कितना है, जी तो बेटा डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा -2%, डिक्रीज हुआ है ना इसलिए माइनस। अब देखो यहां पर कितना आएगा, देखो 1% का आधा कितना बेटा, यह आ जाएगा 0.5%, 1% का आधा बेटा माइनस माइनस प्लस। बताओ 2% का आधा कितना, सर 1% है, 2% का आधा, तो टोटल क्या मिला हमें परसेंटेज चेंज इन टाइम, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड आधा परसेंट प्लस 1%, 1.5%। दो लाइन्स में बेटा आपको सेम क्वेश्चन का आंसर मिल गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है ना बेटे। तो ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, आप एक बार इनको डिटेल से रिवाइज करो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे बेटा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पर रोक देते हैं। अगले सेशन में आगे का जो भी डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।